अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास बायोलॉजी के फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, यानी इसमें हम ज़िंदगी की वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस, उसकी क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि इस बायोडाइवर्सिटी को हमने कंजर्व कैसे करना है। आज के लेक्चर में ख़ास बात ये है कि आज मैं आपको कुछ टिप्स भी बताने वाली हूँ आज के टॉपिक के हवाले से। जैसे मैंने इससे पहले डीएनए के लेक्चर में आपको कुछ टिप्स बताई थी। इन टिप्स का आपको ये फ़ायदा होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद नहीं हो रहे होते, तो जब आप ये टिप्स अप्लाई करते हैं तो ना सिर्फ वो पॉइंट्स आपको याद हो जाते हैं बल्कि ज़िंदगी भर आपको याद रहते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी आसान और टिप्स वाली वीडियोस आपको देखने को मिलें। सबसे पहले हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, बायो मीन ज़िंदगी और डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, यानी ज़िंदगी की वैरायटी। अब ज़िंदगी की वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन इस वक्त 10 मिलियन ऑर्गेनिज़म जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इस दुनिया में रह रहे हैं। इन 10 मिलियन को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उन 3 हिस्सों में से हमने जस्ट अभी एक हिस्सा स्टडी किया है, और बायोलॉजिस्ट ने उस एक हिस्से की ना सिर्फ स्टडी की बल्कि उसका रिकॉर्ड भी अरेंज किया हुआ है, जिससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम उस ख़ास ऑर्गेनिज़म की डिटेल के साथ स्टडी कर सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज़म अभी भी ऐसे हैं जिनके बारे में ना तो स्टडी की गई और ना ही इनका कोई रिकॉर्ड मौजूद है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिज़म के। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। अब इन 5 ग्रुप्स में सबसे पहले नंबर पर है प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है पहले, क्रियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के दरियाफ्त होने से पहले वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने प्रोकैरियोट्स कहना है। सेकंड पे प्रोटिस्ट हैं, फिर फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आगे ये 3 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं कि हमने इस चैप्टर में किन पॉइंट्स की स्टडी करनी है। फर्स्ट है पॉइंट डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी हमने देखना है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स में क्या फ़र्क है। सेकेंड में हमने देखना है कि हाउ आर ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड एंड नेम्ड, यानी हम उन ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे और उनको कैसे हम नाम देंगे। और थर्ड पॉइंट है व्हाट आर कंसर्न विद द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एग्जिस्टेंस का मतलब है मौजूद होना, वजूद, यानी बायोडाइवर्सिटी से हमारा क्या कंसर्न है। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो जस्ट हमने देखना है कि इस चैप्टर में क्या है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट पैराग्राफ में से मैंने ये हेडिंग्स खुद से बनाई हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो सामने आए जो आपने याद करने हैं। मेरे इन लेक्चर्स की यही ख़ास बात है कि इसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्रॉपर और इजी वर्डिंग में डेफिनेशंस और आसान ट्रीन डायग्राम्स मिलेंगे। और इन आसान लेक्चर्स के बाद आपको किसी भी ट्यूशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन लेक्चर्स की घर बैठकर ही स्टडी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। अब बायोडाइवर्सिटी की प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। इज़ अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, यानी कि मुख्तलिफ इकोसिस्टम में जितनी भी जानदारों की वैरायटी है उसकी पैमाइश करने को हम कहते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी है। अब नीचे 2 टर्म्स और हैं, फ्लोरा और फाना। जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे तो ये बहुत कन्फ्यूजन रहती थी, फ्लोरा में प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, और इसी तरह फाना का भी। आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूँगी कि आपको फ्लोरा और फाना का फ़ौरन पता लग जाएगा। अब देखिए, फाना जो है, फाना और पांडा। अब पांडा क्या है? एक एनिमल है। तो देखिए, फाना तो आपको याद हो गया, और उसके जो दूसरा होगा वर्ड वो फ्लोरा है, वो प्लांट्स आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। अब नेक्स्ट मैंने ये पॉइंट बनाया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये बात हम जानते हैं
जो बायोडाइवर्सिटी की तकसीम है वो बराबर नहीं है। इवन वर्ड लिखा है, इवन का मतलब होता है बराबर या मसावी होना। अब यहाँ पर हमारे पास 3 रीजन्स हैं, ट्रॉपिक्स, टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स। अब इन रीजन्स की मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, उससे हमें ये पता लगेगा कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो किस रीजन में कितनी है। अब जैसे जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें रिचेस्ट है, यानी उसमें सबसे ज़्यादा वैरायटी है, और जो टेम्परेट रीजन है उसमें मैनी स्पीशीज़ हैं, यानी बहुत सी स्पीशीज़ हैं लेकिन रिचेस्ट नहीं है। और अगर हम पोलर रीजन की बात करें तो वहाँ पर बहुत कम स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि वो एरियाज़ जो हैं वो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो बहुत कम है। पोलर रीजन से एक नाम ज़हन में आता है जो है पोलर बेयर। इसे उर्दू में बर्फ़ानी रीछ भी कहते हैं, यानी ये बर्फ़ वाले इलाके में रहता है। आप गूगल से इसको सर्च भी कर लें ताकि आपको ये याद रहे। तो ये अगर आपको आ जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताएं तो आप एक छोटी सी डायग्राम और इसके ये रीजन्स के नाम मेंशन करके बता दें कि किस एरिया में जो स्पीशीज़ हैं वो कितनी हैं। अब यहाँ पर 2 MCQ हैं। फर्स्ट तो ये है कि जो आज हमारे पास ज़िंदगी की अक़साम है वो 4 बिलियन ईयर एवोल्यूशन का नतीजा है, यानी जो आज हमारे पास ज़िंदगी है ना वो 4 बिलियन साल की तब्दीलियों के बाद की ज़िंदगी है। अब ये हमें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आज की जो ज़िंदगी है वो कितने साल एवोल्यूशन का नतीजा है, तो उसमें ये 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन आएगा। अब सेकंड पॉइंट है कि हमारी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ था, उसका आंसर होगा 600 मिलियन ईयर्स अगो। और ये ज़िंदगी का आगाज़ किन से हुआ था? बैक्टीरिया से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। अब देखें इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस टॉपिक के भी मैंने बहुत इजी पॉइंट्स बनाए हैं। बुक में तो एक पैराग्राफ है जो स्टूडेंट अक्सर याद ही नहीं करते क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं आता कि इसमें लिखा क्या है। अब देखते हैं इसके पॉइंट्स। सबसे पहले देखिए प्रोवाइड फूड, फिर ड्रग्स, फिर है इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, फिर नेक्स्ट है मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम को ये बनाता भी है और मेंटेन भी करता है। फिर नेक्स्ट है रेगुलेटिंग केमिस्ट्री ऑफ ओवर इकोसिस्टम एंड वाटर सप्लाई, फिर रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, और जब न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग होगी तो फिर हमें कैसी ज़मीन मिलेगी? फर्टाइल सॉइल। ये थी इसकी इम्पोर्टेंस, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ये। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। इनके भी मैंने इम्पोर्टेंट और इजी पॉइंट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। अब देखते हैं इसे। अब फर्स्ट लाइन देखें कि लार्ज कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन ऐसे ऑर्गेनिज्म की है जो आपस में मिलते नहीं हैं। मसलन देखें प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये जो लिखा है ना एनिमल्स 1.5 मिलियन टाइप्स हैं, ये भी आपको MCQ आ सकता है। प्लांट देखें 0.5 है, तो इजी फिगर है, ये एक 1.5 है तो एक 0.5 है। अब देखें कि ये जो रेंज है ये स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया से स्टार्ट हो रही है, लार्ज एंड कम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग तक की जाएगी। अब ये जो डिफरेंट वैरायटी है ये सब डिफरेंट जगह पर रहेंगे। मसलन देखें सम लिव इन सी, सम ऑन लैंड, सम वॉक, सम फ्लाई एंड सम स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है जो मूव नहीं कर सकते। अब देखें यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास इतनी वैरायटी है, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक, स्मॉल से लेकर लार्ज तक, तो इसको एक इंसान या एक बायोलॉजिस्ट कैसे याद रख सकता है? तो इसका हल ये है कि बायोलॉजिस्ट ने इसकी क्लासिफिकेशन की और एक ख़ास सिस्टम के थ्रू इसके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए, और उस ख़ास सिस्टम का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ द मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। कितनी इसी डेफिनेशन है, यानी हमने क्लासिफिकेशन कर देनी है ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। अब नीचे हमारे पास 2 टर्म्स हैं और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन दोनों की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ, बल्कि याद करवाती हूँ। फर्स्ट देखें टेक्सोनोमी।
फर्स्ट चैप्टर के ब्रांचेस वाले टॉपिक में भी मैंने आपको टैक्सोनॉमी का बताया था। टैक्सोनॉमी में जस्ट हमने टैक्सा बनाना है, जस्ट हमें क्लासिफिकेशन करनी है और बस, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। अब सेकंड टर्म है सिस्टमैटिक्स। अब इसमें भी फर्स्ट टाइम वही होगी कि हमने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है, इसके साथ साथ हमने पूरी उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी स्टडी करनी है। इसको याद रखने के लिए आप खुद से ये बना सकते हैं कि जिस तरह सिस्टमैटिक्स है ना, इसमें है सिस्टम, से आप याद रख सकते हैं कि हमने इसका पूरा सिस्टम देखना है, इसकी पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखनी है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत इजी है, यानी 2 इसमें पॉइंट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट देखें कि हमने सिमिलैरिटीज़ देखनी है और डिफरेंसेस देखने हैं कि जानवरों में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, और उनमें क्या क्या फ़र्क है। तो इन सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की वजह से हम जानवरों को अलग अलग कर सकते हैं। और फिर हमने उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना है कि उनका आपस में क्या रिश्ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है। इस टॉपिक का मैंने एक छोटा सा स्केच बनाया है। अब सबसे पहले पॉइंट है क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, यानी सबसे पहले हमने देखा उनका आपस में क्या रिश्ता है। फिर हमने सिर्फ और सिर्फ उनकी सिमिलैरिटीज़ देखनी है, डिफरेंसेस नहीं देखने, यानी सिमिलैरिटीज़ इन कैरेक्टर। फिर उससे हमें पता लगेगा कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आपस में सिमिलर हैं, यानी एक जैसे हैं। जब वो आपस में सेम होंगे तो हम कह देंगे कि इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है ना वो सेम है। जैसे हमारे पास अगर 3 ऑर्गेनिज्म हो, जैसे स्पैरो है, पिजन है और इंसेक्ट है। अब देखें जो चिड़िया है और जो है हमारे पास पिजन, दोनों के पर हैं, देखने में भी हमें साफ पता लग रहा है कि दोनों बर्ड्स हैं। मतलब दोनों की बीक भी है, दोनों के पास फैदर्स भी हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं ना दोनों में। इसके मुकाबले में अगर हम कोई इंसेक्ट देखें, यानी कि कोई भी कीड़ा देखें, तो क्या वो चिड़िया जैसा नज़र आएगा? क्या वो पिजन जैसा नज़र आएगा? नहीं नज़र आएगा ना, यानी उनमें कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं होंगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्पैरो और पिजन है ना, उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ है ना, वो दोनों की कॉमन है। अब देखें, इसी बिना पे हमने उसकी क्लासिफिकेशन कर दी। अब आपको समझ आई कि उन्होंने इस पॉइंट में बेसिस में जस्ट सिमिलैरिटीज़ का जिक्र किया है और एग्जांपल भी उन्होंने साथ दे दी। और नेक्स्ट है कि सिमिलैरिटीज़ हमने क्या देखनी है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए। मसलन अगर स्पैरो और पिजन के एक्सटर्नल की बात की जाए तो दोनों के फैदर्स जो हैं वो सेम नज़र आएंगे हमें। और फिर हमने उसकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखनी है कि यानी जब वो डेवलप कर रहा हो अपने आप को। हम जानते हैं कि डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं और हम उन स्टेजेस को फिर कंपैरिजन करते हैं और उन स्टेजेस को बेस बनाकर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसमें क्लियरली आपको समझ आ गई होगी कि किन किन चीज़ों को बेस बनाकर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, अब हम देखेंगे कि मॉडर्न जेनेटिक्स जो है उसमें हम किस चीज़ को बेस बनाकर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जेनेटिक्स जैसे कि नाम से जाहिर है जीन्स जब आएगा तो डीएनए का नाम आ जाएगा हमारे जहन में। यानी इसमें अब हम देखेंगे कि हम सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन डीएनए यूज़, यानी इसमें ऐसा होगा कि हम 2 ऑर्गेनिज्म का डीएनए स्टडी करेंगे। अगर तो उन दोनों ऑर्गेनिज्म के डीएनए में फ़र्क होगा तो हम कह सकते हैं कि दोनों के स्ट्रक्चर और फंक्शन भी डिफरेंट होंगे। अगर दोनों ऑर्गेनिज्म में डीएनए जो है वो सेम होगा, यानी सिमिलैरिटी होगी, तो इट्स मीन कि दोनों ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन भी आपस में सेम होंगे। यानी डीएनए की बिना पर भी हम उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म के डीएनए सेम होंगे उनकी फिर एक ही क्लास बन जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टैक्सोनोमिक हायरार्की। अब टैक्सोनोमी हमने लास्ट में पढ़ा कि क्लासिफिकेशन को कहते हैं। हायरार्की का मतलब होगा दर्जा बंदी करना, ये लिख लें आप, यानी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट दर्जे बना देना, डिफरेंट ग्रुप्स बना देना। आएगा द टैक्सा फॉर्म ए लैडर, और ये बिल्कुल सीढ़ी की तरह होंगे। यानी पहले वो ऑर्गेनिज्म जो कम दर्जे वाले हैं, फिर जैसे ऊपर जाते जाएंगे, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, उनके लेवल्स भी बढ़ते जाएंगे, इसीलिए इसको लैडर बोला है।
अब ये भी आपको MCQ आ सकता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। अब किंग देखिए बादशाह को बोलते हैं किंगडम, ये हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे। अब किंगडम की डेफिनेशन है कि लार्जेस्ट टेक्सोन है, जिस तरह किसी जंगल का बादशाह हो। अब हमारे पास ये हैं फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। अब आपके लिए यहाँ भी मैंने इसकी एक टिप बनाई है। सबसे पहले देखिए पीसी होटल होता है ना, पीसी होटल, वहाँ जाकर आपने ऑर्डर दिया, ऑफर ऑर्डर, और आपके साथ क्या है फैमिली, एफ फॉर फैमिली। आगे जो जीएस है ना वो आप ऐसे ही याद कर लें, जीनस और स्पीशीज़। ये इसका मैंने कुछ नहीं बनाया, ये आप खुद से बना सकते हैं। देखिए एक स्टोरी बन गई ना, पीसी जाकर ऑर्डर दिया और आपके साथ क्या है फैमिली। ये 4 तो आपको याद हो गई। जीनस और स्पीशीज़ भी आप इसी तरह से याद कर लें। और ये मोस्टली बच्चों को भूल जाते हैं इनकी तरतीब, लेकिन जब आप इसकी स्टोरी बना लेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब इनके सेपरेट डेफिनेशन जो है ना बुक में मौजूद है। जिस तरह यहाँ मैंने ऑर्डर की लिखी है, ऑर्डर इज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। ऑर्डर से अगला लेवल है फैमिली, यानी हर डेफिनेशन में हमने उससे अगले लेवल का नाम बता देना है। अब ये भी एक MCQ है, जो लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म होंगे ना वो ज़्यादा आपस में रिजेंबल करेंगे, और जो हायर टैक्सोन के ऑर्गेनिज्म होंगे वो लेस रिजेंबल करेंगे। ये आपने ऐसे सच MCQ के लिए ये तैयार कर लेना है। अब ये नेक्स्ट हमारे पास 2 ऑर्गेनिज्म की सिंपल क्लासिफिकेशन है। अब इसको याद करना ही करना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं यहाँ कोशिश करूँगी कि आपको याद हो जाए। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन है ह्यूमन और पी की। पहले ह्यूमन को देखते हैं कि एनिमेलिया इसका किंगडम है, फिर फाइलम कॉर्डेटा, मैमेलिया, मैमल से ममेलिया आ जाएगा, फिर वर्ड है प्राइमेट्स, फिर वर्ड है होमिनाइडी, फिर जीनस जो है इसका होमो और स्पीशीज़ है होमो सैपियन। नीचे देखिए मैंने लिखा है AC MP HHH। AC तो सिंपल AC है, MP से आप मामा पापा कर सकते हैं, और बाकी HHH का आप खुद बना लें। अब P देखते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है ये प्लांट है, तो हम इसका किंगडम क्या करेंगे प्लांट। फाइलम देखें, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे मैग्नो लियो फाइटा। लियो स्टार भी होता है ना, लियो फाइटा, ये आप याद कर सकते हैं। और जो क्लास है ना इसमें आपने इसको मैग्नो लियोप्सिडा करना है, LIO के साथ P पढ़ना है, लियोप्सिडा। ऑर्डर देखें इसका फेबलस, फैमिली को आपने पढ़ना है फबेशिया। जीनस देखें पिसम, और स्पीशीज़ है इसकी सेटिवम। ये भी बहुत आसान इसका मैंने बनाया है कि स्टार्ट में PP है देखें, फिर डबल M है और डबल F, इसे मदर फादर भी आप कर सकते हैं। ये थोड़ी बहुत मैंने आपकी हेल्प तो कर दी है और वर्ड्स भी बता दिए हैं कि कैसे कैसे आपने पढ़ने हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह आपने याद करना है। अब एंड पे हम देखते हैं कि स्पीशीज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का बुनियादी यूनिट है ये, इसके बगैर क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती। और स्पीशीज़ की डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने बायो के फर्स्ट चैप्टर के एक टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बताई है। अब वहाँ से इसको देख सकते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा बताती हूँ। अब इसमें बस 3 चीज़ें हैं कि स्पीशीज़ ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, यानी उनकी जनरेशन जो है ना वो आगे बढ़ सके, और जो इनके ऑफस्प्रिंग हो यानी जो उनकी औलाद हो वो फर्टाइल हो, यानी उनके भी आगे से बच्चे हो सकें। और थर्ड है कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जिसमें आपने ये 3 पॉइंट्स लाजमी लिखने, ये भी आपको याद करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये लिखा है कि ईच स्पीशीज पोसेसेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट। पोसेसेस का मतलब होता है रखना, डिस्टिंक्ट का मतलब है नुमाया, यानी इसके स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल और बिहेवियरल करैक्टर जो हैं वो प्रोमिनेंट होने चाहिए। अब लास्ट में एक पॉइंट है इन नेचर, यानी जो कुछ नेचर में है वो ठीक है, अगर हम उसको अननेचुरल कर देंगे ना तो वो ठीक नहीं होगा। यानी 2 ऑर्गेनिज्म अगर तो नेचुरली ब्रीड करेंगे ना तो वो ठीक होंगे, उनके ऑफस्प्रिंग भी ठीक होंगे, लेकिन अगर हम उनको
अननेचुरल तरीके से उनकी मेटिंग कराते हैं या क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो आगे से उनकी ऑफस्प्रिंग यानी उनकी जो औलाद होगी ना वो इनफर्टाइल होगी, यानी उनमें मज़ीद बच्चे पैदा करने की जो एबिलिटी है ना वो नहीं होगी। इसी को इनफर्टाइल बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में आ सकता है। यानी मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का अगर क्रॉस कराया जाए तो इनसे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो है म्यूल, और वो इनफर्टाइल होगा और वो स्पीशीज़ की डेफिनेशन में नहीं आएगा। स्पीशीज़ की डेफिनेशन में हमने देखा था कि फ़र्टाइल होना लाजमी था। ये था आज का लेक्चर। मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाया और कोशिश की कि बहुत आसान हो और आसान वर्डिंग में समझाने की भी कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ आ जाती है तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरे लेक्चर की आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं। अगर आप लोग मेरे लेक्चर पढ़ लें तो आप लोगों को कहीं भी ट्यूशन जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप घर बैठ के आराम से ये लेक्चर स्टडी कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह के आसान लेक्चर्स जो है वो लेकर आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।